मुखिया की डायन। एपिसोड 40। अभिमन्यु दीनदयाल को माँ के साथ छोड़ पुलिस चौकी आ गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह माँ और प्रीति एक दूसरे के सामने पड़ जाए, और इसलिए उसने दीनदयाल को इस बात का ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी थी। अभिमन्यु जब चौकी पहुंचा तो दशरथ उसे सही सलामत देख के बहुत खुश हो गए। जब अभिमन्यु ने बताया कि हो न हो उस पर हमले के पीछे सरपंच का ही हाथ है, तो दशरथ भी आश्चर्य में पड़ गए। अभिमन्यु पानी पीने के लिए अंदर गया, तभी वहां सरपंच अपने बेटे कुलदीप और मोतीराम की बीवी के साथ आ पहुंचे। उन्हें देख दशरथ हैरान रह गए। सरपंच ने दशरथ के चेहरे पर ये भाव देखे और कहा, दशरथ जी, लगता है हमें देखकर आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। दशरथ ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सरपंच जी, आप अचानक से यहाँ आ गए। बताएं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? सरपंच ने कहा, मोतीराम की बीवी की मदद कर दीजिए। जब से मोतीराम का देहांत हुआ है तब से बेचारी बहुत परेशान है। सरपंच ने मोतीराम की बीवी के हाथ से एक कागज लिया और दशरथ को देते हुए कहा, ये मोतीराम की जमीन बेचने के कागज हैं। इसके लिए मोतीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। मैंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, बस आप भी अगर सिग्नेचर कर देते तो हम आज ही बाकी के कागजी काम को निपटा देते। दशरथ ने कहा, अरे तो आप इतनी दूर यहाँ इसलिए आए, मुझे कह देते, मैं साइन करवा कर भिजवा देता। सरपंच ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं से गुजर रहे थे, सोचा ये काम भी निपटा ले। दशरथ ने मोतीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर दिया। मोतीराम की बीवी को राहत मिली कि अब हमें मोतीराम की थोड़ी जमा पूंजी मिलने में तकलीफ नहीं होगी। वो सरपंच और दशरथ को धन्यवाद कहकर वहां से निकल गई। सरपंच ने दशरथ से कहा, अब हम भी चलते हैं। और ये बोल सरपंच भी कुलदीप के साथ वहां से जाने को हुए। कुलदीप पहले आगे निकल गया, जबकि सरपंच उससे थोड़ा पीछे। वहां से निकलने के लिए मुड़े ही थे कि तभी अभिमन्यु की आवाज आई, मुझसे बिना मिले आप कैसे जा सकते हैं सरपंच जी? सरपंच अभिमन्यु की आवाज सुनकर फौरन मुड़े, जैसे कि उन्हें कोई बहुत बड़ा शौक लगा हो। जब उन्होंने अभिमन्यु को अपने सामने साक्षात खड़ा देखा तो उनका चेहरा घबराहट के मारे पीला पड़ गया। अंदर ही अंदर उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। अभिमन्यु ने उनके चेहरे पर ये भाव देखे और सरपंच ने फौरन अपने भाव बदलते हुए कहा, अरे अभिमन्यु, तुम आ गए? अभिमन्यु ने तंज कसते हुए कहा, भगवान की कृपा थी, वरना कहाँ आ पाता। सरपंच और अभिमन्यु ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वो दोनों इस बात के पीछे का मतलब जानते हो। तभी कुलदीप वहां आया और बोला, कहाँ रह गए आप? ये कहते हुए उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी और वो भी अभिमन्यु को जीता जागता अपने सामने खड़ा देखकर सकपका गया। जब अभिमन्यु ने कुलदीप को देखा तो अचानक से उसका जैसे खून खौल उठा और वो गुस्से में तेजी से चलकर उसके पास आया और जोर से कुलदीप के कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया। कुलदीप अभिमन्यु की इस हरकत से सन्न रह गया। अभिमन्यु ने सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु की इस हरकत से कुलदीप और ज्यादा हैरान रह गया। दशरथ भी ये देखकर दंग थे। उन्होंने अभिमन्यु को कुलदीप के पास से हटाते हुए सख्ती से कहा, अभिमन्यु, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो इसे। अभिमन्यु ने जोर के झटके से कुलदीप को छोड़ा और कुलदीप का बैलेंस बिगड़ गया। वो सरपंच पर जा गिरा।
सरपंच ने किसी तरह खुद को और कुलदीप को संभाला। फिर सरपंच ने अभिमन्यु को गुस्से से कहा, इस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मेरे बेटे पर। अभिमन्यु ये सुनकर चौंक गया और हैरत से कहा, बेटा, ये आपका बेटा है? सरपंच ने कहा। हाँ, इससे भी आपको कोई आपत्ति है? दशरथ ने हैरानी में कहा। क्या हो गया है तुम्हें अभिमन्यु? अभिमन्यु ने कुलदीप की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, इस आदमी को मैं 2 दफा मिल चुका हूँ। सबसे पहले इसे मैंने उस बरगद के पेड़ के पास देखा था। कुलदीप उसकी बात काटते हुए बोला, सर, मैं तो बस राह चलते इंसान को सही रास्ता दिखा रहा था। आपको भी पता है, बरगद के पेड़ के पास रात 9 बजे के बाद जाना खतरनाक है, और ये तब चकिया में नए आए थे। अभिमन्यु तुरंत बोला, मान लिया तुम मुझे आगाह करने आए थे, लेकिन तुम वहाँ इतनी रात को कर क्या रहे थे? इस पर सरपंच बोले, इंस्पेक्टर साहब, आप शुक्र मनाओ, मेरा बेटा आपके पास उस रात सही समय पर पहुँच गया था, नहीं तो आज आप जिंदा नहीं होते। डायन आपको कब का मार चुकी होती। अभिमन्यु ने सरपंच को घूरते हुए गुस्से से देखा। फिर उसने कुलदीप से पूछा, और दूसरी बार फिर से उसी पेड़ के पास तुम एक औरत के साथ जो लाल दुपट्टे में कुछ मंत्र का जाप कर रही थी, याद आया? कौन थी वो औरत? क्या जानते हो उसके बारे में? कुलदीप और सरपंच को ये सुनकर एक जोर का धक्का लगा। अभिमन्यु ने उनके चेहरे पर उस औरत के जिक्र का डर महसूस किया। कुलदीप ने फिर तनाव से कहा, साहब, मैंने उस दिन आपको कहा था, वहाँ कोई औरत नहीं थी। वो जगह ही कुछ अजीब सी है। वहाँ जो दिखता है वो असल में होता नहीं। सरपंच ने अभिमन्यु को सख्ती से कहा, आप जैसे लोगों की मदद करने जाओ तो उल्टा हम पर ही इल्जाम लगता है। उस दिन जब आप साड़ियों की जांच के लिए जा रहे थे तो कुछ गांव वालों ने आप पर हमला करने की योजना बनाई थी। वो तो अच्छा था कि मेरे बेटे कुलदीप ने आप पर कड़ी नजर रखी थी, नहीं तो जाने क्या हो जाता। सरपंच ने ये बात बड़े आराम से कही, लेकिन अभिमन्यु को उसमें भी एक धमकी सुनाई दी, पर अभिमन्यु कुछ बोला नहीं। इसके बाद सरपंच और कुलदीप वहां से चले गए। उनके जाते ही अभिमन्यु ने दशरथ से कहा, सर, मुझे दोनों की बातों पर रत्ती भर का यकीन नहीं है। अब तो मुझे 100% पता है, मुजफ्फरपुर में इन्होंने ही मुझे मारने के लिए उस आदमी को भेजा होगा। कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं ये सरपंच, और मैं उस रात तक पहुंच के ही रहूंगा। लेकिन दशरथ बहुत परेशान लग रहे थे। अभिमन्यु ने उनकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ सर? आपको मेरी बात सही नहीं लगी? दशरथ ने गंभीर होकर कहा, ऐसी बात नहीं है अभिमन्यु, लेकिन जब से तुम मुजफ्फरपुर गए हो कुछ ठीक नहीं हो रहा है यहाँ। अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आया कि दशरथ किस बारे में बात कर रहे थे। अब दशरथ ने अभिमन्यु को होलिका दहन की सारी घटना बताई कि कैसे जब होलिका दहन के लिए इकट्ठा की गई लकड़ियों में आग लगाई गई थी तो उसमें से मोतीराम की लाश निकली थी। ये सुन अभिमन्यु के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि मोतीराम की लाश होलिका दहन में मिली, वो भी 3 दिन बाद। उसने दशरथ से कहा, मोतीराम की लाश भी उसी राजकुमारी साड़ी में लिपटी होगी? दशरथ ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, इसका मतलब ये जो कातिल है उसने ये सारी साड़ियों की थप्पी एक बहुत ही खुफिया जगह छुपाई है। दशरथ ने कहा, चकिया के सारे घरों की तलाशी तो ले ली तुमने, अब और कहाँ इन साड़ियों की थप्पी को ढूंढोगे? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बोला, मुजफ्फरपुर। दशरथ को कुछ समझ में नहीं आया और वो हैरानी से अभिमन्यु को ताकने लगे। अभिमन्यु ने फिर से कहा, मैं कल एक बार फिर मुजफ्फरपुर जाऊंगा।
दशरथ ये सुनकर दंग रह गए और उन्होंने कहा, लेकिन क्यों? अभी तो मौत से लड़कर आए हो, वापस वहां क्यों जाना चाहते हो? अभिमन्यु ने दशरथ को बताया कि जब वो उस गोदाम में पहुंचा था तो उसको वहां छानबीन करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो आदमी उसे मारने वहां आ चुका था। उस समय तो उसे सिर्फ प्रीति और खुद की जान बचाने की पड़ी थी। ये सुनकर दशरथ ने हैरानी में आते हुए पूछा कि प्रीति वहां कैसे पहुंची। तो अभिमन्यु ने बताया कि प्रीति अपाहिज बच्चों को कुछ किताबें देने मुजफ्फरपुर गई थी और जब उसने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो वो मुझे आगाह करने आई थी। ऐसे में दोनों वहीं फंस गए। दशरथ ने पूछा, पर अब मुजफ्फरपुर जाकर तुम क्या करोगे? अभिमन्यु ने कहा, सर, उसी गोदाम में मुझे जरूर कुछ न कुछ मिलेगा जिससे ये पता लग सकता है कि वो शख्स कौन है जिसने थोक में वो राजकुमारी साड़ियां खरीदी है। दशरथ सोच में पड़ गए। अभिमन्यु ने उनकी ओर देखकर कहा, सर, एक और बात, मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। सरपंच और उनके बेटे कुलदीप को यही पता होना चाहिए कि मैं घर पर आराम कर रहा हूँ। दशरथ ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस सुबह होते ही निकल लो। उसके बाद अभिमन्यु वहां से निकल गया। दशरथ अभी भी इस सोच में डूबे थे कि सरपंच को अभिमन्यु को मारकर क्या मिलेगा। क्या अभिमन्यु मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा खास ढूंढ पाएगा? क्या मुजफ्फरपुर में उसके सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या सरपंच को अभिमन्यु के मुजफ्फरपुर जाने का अंदेशा मिल पाएगा?